हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, ये हमारे बिपिन चंद्रा का 7वां लेक्चर है। दोस्तों, अभी तक बिपिन चंद्रा की जो हमने ओल्ड एनसीईआरटी शुरू की थी, आपको देखा होगा मैंने ये दूसरे चैप्टर में आपको ओवरव्यू के रूप में बताया था कि कैसे कैसे मुगल जब डिक्लाइन किए तो डिक्लाइन के बाद आप देखोगे कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि 3 टाइप्स के स्टेट हुए। ठीक है, 3 टाइप के स्टेट्स में मैंने आपको बताया था ना कि एक सशस्त्र स्टेट्स थे, दूसरे रिबेलियन स्टेट्स थे और तीसरे ऐसे थे जो मुगलों का पेनिट्रेशन जहाँ कमी हुआ। तो आप देखोगे दोस्तों कि 2 स्टेट्स तो मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिबेलियन स्टेट्स को, जो लास्ट हमारा स्टेट्स है। उसके बाद हम सोशो कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम रिबेलियन स्टेट्स को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे रिबेलियन स्टेट्स को समझते हुए हम दिल्ली के पास की कंडीशन को समझेंगे। दिल्ली के पास की कंडीशन को समझते हुए दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे नोबिलिटी का प्रिंसेस के बीच में जो बैठने लगी साठ गांठ अपने नोबिलिटी को लेके, कि वो कैसे एक दूसरे के साथ हाथ टाई अप करके अपने ही भाई बंधुओं को हटा के गद्दी पे मार काट करके बैठ रहे थे। तो यही कारण हुआ कि जब हिंदुस्तान में ये और सारी जगह लोग देखने लगे कि मुगलिया सल्तनत डिक्लाइन हो चुकी है, अपने ही राजपाट के लिए अपने ही भाई बंधुओं पे हावी है। आप देखोगे कि कैसे कैसे मैंने आपको बताया था ना कि नोबिलिटी देखेंगे कि बहादुर शाह के मरने के बाद धीरे धीरे कैसे अपना दबदबा बढ़ाते गए। आप देखोगे कि जहांदर शाह बैठा, जहांदर शाह को बिठाने वाला कौन था? जुल्फिकार मदद किया था। तो आप देखोगे धीरे धीरे यही कंडीशंस क्रिएट हुई कि कैसे कैसे आप और स्टेट्स का उदय देखोगे। तो दोस्तों, अब देखोगे कि फारूक शियार और मोहम्मद शाह, बेसिकली मोहम्मद शाह ये वही है जिसके टाइम जो है अटैक हुआ था नादिर शाह वाला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप देखोगे दोस्तों कि फारूक शियार और मोहम्मद शाह के टाइम जो बेसिकली अम्बेर और मारवाड़ के जो गवर्नर थे वो इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट इन द सेंस समझने की कोशिश की है कि ये कह सकते हो कि ये जो प्रोविंस थे ना, आगरा और गुजरात और मालवा के पास वाले, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हाई कलेक्शन रिच एरिया थे। क्यों? क्योंकि गुजरात के पास बंदरगाह था। हाँ, आपको मैंने बताया था ना कि गुजरात से निकलना था इनको, भाई गुजरात में अकबर को काम करना था। तो इन्होंने क्या किया? राजपूत के साथ अलायंस किया, बीच में राजपूत रोड़ा डाल रहे थे। तो गुजरात का इंपॉर्टेंस शुरू से था। तो आप देखोगे कि द रूलर ऑफ अम्बर और मारवाड़ वर अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द इम्पॉर्टेंट मुगल प्रोविंस सच एज आगरा, गुजरात एंड मालवा। तो जो आमेर और मारवाड़ के जो बेसिकली गवर्नर थे ना, इनको अपॉइंट किया गया मुगल प्रोविंस सच एज आगरा, गुजरात और मालवा के। आप देखोगे कि जो हर जगह की कंडीशन थी उस टाइम औरंगजेब के मरने के बाद, तो वो ज़रूरी नहीं कि मुगल में ही देखने को मिल रही थी। ये आपको कंडीशन पीजेंट्री तो ऑपरेस हो ही रही थी रेवेन्यू का कलेक्शन के चक्कर में। तो आप देखोगे दोस्तों कि धीरे धीरे राजपूत स्टेट्स में भी जो राजपूत हावी थे एक दूसरे के ऊपर, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जाते थे, अपने ही नेबर्स के ऊपर अटैक किए जाते थे। तो आप देखोगे धीरे धीरे ये राजपूत अपने ही सिविल वॉर में लड़ते मरते चले गए। आप देखोगे कि मुगल कोर्ट में भी इनका धोखाधड़ी सब कुछ तो चल ही रहा था। जैसे मुगलिया कोर्ट में करप्शन चल रहा था, वैसे इनके बीच में भी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी। इंटरनल पॉलिटिक्स मतलब समझने की कोशिश करो, जैसे मुगलिया सल्तनत में नोबल एक दूसरे के ऊपर हावी हुए जा रहे थे, नोबिलिटी क्लास हावी हुई जा रही थी अपनी जो है सत्ता के लोभ में, तो वही राजपूत स्टेट्स के भी बीच में था। राजपूत स्टेट्स के बीच में क्या था कि आप देखोगे मारवाड़ के राजा अजीत सिंह खुद अपने बेटे के द्वारा मार दिए जाते हैं गद्दी के लालच में। मैंने तो आपको पहले ही बताया ना कि गद्दी तो गद्दी हो गई भाई, गद्दी से बड़ा कुछ नहीं है। ये आज की भी पॉलिटिक्स यही कहती है, पहले की भी पॉलिटिक्स यही कहती थी। तो आप देखोगे दोस्तों कि होता क्या है कि ये कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स होती ही रहती है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते ही रहते हैं। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि ये देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास किताब है तो किताब खोल के बैठिए और पढ़िए, और नहीं है तो कान में ईयरफोन लगाइए, बिंदास सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ द 18वीं शताब्दी का सबसे आउटस्टैंडिंग अद्भुत जो है शासक वो राजा सवाई जय सिंह बताए गए। अब दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि राजा जय सिंह को सवाई का टाइटल देने वाला कौन था। आप अगर शुरू से लेक्चर को सुनते आ रहे हो तो ये आसानी से बता दोगे, और अगर नहीं बता पा रहे हो तो पहले के लेक्चर जाके जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, लिंक करके पढ़ोगे तभी हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से कुछ भी दे दोगे। इतिहास कनेक्शन की चीज़ है, अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर सवाई राजा जय सिंह के बारे में बताता है कि सवाई राजा जय सिंह जो बेसिकली अंबर के राजा थे, इन्होंने कैसे जयपुर की स्थापना की। जयपुर की स्थापना के बारे में बेसिकली बताया जाता है कि क्या इनके अंदर मतलब लॉ मेकर की थी खूबियाँ, एक अच्छे स्टेट्समैन थे, एक अच्छे रिफॉर्मर थे। और आप देखोगे कि इन्होंने कैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस के चलते जयपुर को बसाया। ये उस टाइम इंडिया में मतलब कह सकते हो कि साइंटिफिक प्रोग्रेस का उदय करा रहे थे। उदय इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे कि इनके कार्यकाल में जो जयपुर की जो गलियां बनाई गई, आप देखोगे कि राइट एंगल्स पे वो इंटरसेक्ट करती थी। अब जाहिर सी बात है, उस समय का इतना अद्भुत प्लान बनाना आसान काम थोड़ी ना था, वो इनका खुद का बनाया हुआ दिमाग का था। तो आप देखोगे दोस्तों कि यही सब चल रहा था। उसके बाद देखोगे कि ये कह सकते हो कि ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी बिलीव करते थे। यही कारण था कि बिलीव करते हुए इन्होंने जो है
जिज मोहम्मद शाही एक किताब आती है दोस्तों, यहाँ नहीं लिखा पर मैं आपको बताता हूँ। जिज मोहम्मद शाही एक किताब थी एस्ट्रोनॉमी की, जिसमें आप देखोगे कि प्लैनेट्स, सन और मून के बीच की जितनी डिस्टेंस और दूरी है ना, वो उस किताब में था, इंटाइटेड था। तो इन्होंने उसको भी मतलब लिखा। और उसके बाद आप देखोगे कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी इस बंदे को काफ़ी मतलब रुझान था। रुझान इन द सेंस समझने की कोशिश करोगे दोस्तों कि जो फादर ऑफ ज्योमेट्री है ना, यूक्लिड्स, उनकी जो लिखी किताब है द एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, उसको इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया। और तो और देखोगे कि जो फादर ऑफ एल्गोरिथम है ना, जॉन नेपियर्स के भी वर्क को इन्होंने जो है अपने कंस्ट्रक्शन में लगाया। तो यही कह सकते हो कि काफ़ी मतलब दूरदृष्टि वाली इनकी सोच थी। जो इनके बारे में कहा गया ना कि एक अच्छे लॉ मेकर थे, एक अच्छे रिफॉर्मर थे, वो गलत नहीं है। उस टाइम इतनी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाना, समझना, ये देखिए दोस्तों, अब चूंकि राजपूत घराने से थे। अब एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यहाँ पे है नहीं पर मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली कछवा, जो राजपूत मतलब ये जो राजा जय सिंह की यहाँ पे बातें हो रही नहीं, ये कछवा के राजा थे। कछवा मतलब कछवा परिवार से राजपूताना में बिलोंग करते थे। वही वाला परिवार है जहाँ से जोधाबाई थी। जोधाबाई जिनको आप कहते हो, वो हरकाबाई मतलब अकबर की जो पत्नी थी, और सलीम की माता, जहांगीर की जो माता थी, ये उन्हीं के परिवार से ताल्लुकात रखते थे। दोस्तों यहाँ कुछ बातें इनके बारे में नहीं लिखी है, पर जब आप सतीश चंद्र पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि ये औरंगजेब के बहुत खास आदमी हुआ करते थे। खास इन द सेंस समझने की कोशिश करो कि कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और लॉयल इंसान अगर कोई था ना, मतलब कोई विश्वासप्रिय फ्रेंड था ना औरंगजेब का, तो यही थे। यही कारण है कि आप देखोगे कि दक्कन के विद्रोह को दबाने के लिए, शिवाजी महाराज के कैंपेन्स को दबाने के लिए, सेटलमेंट कराने के लिए औरंगजेब ने इन्हीं को भेजा था। अगर आप देखोगे मतलब किताबों में सतीश चंद्रा में पढ़ोगे तो इनके बारे में सारी बातें निकल के आ गई। तो ये दोस्तों देखोगे कि इन्होंने एक बहुत ही मतलब विशेष काम और भी किया था दोस्तों। विशेष काम में समझने की कोशिश करो कि थोड़ा सा इन्होंने जो उस टाइम के बीच में जो लेविश एक्सपेंडिचर चल रहा था ना, जिसके साथ मतलब लेविश एक्सपेंडिचर मतलब समझिए कि शाही जो खर्चे होते थे ना लड़कियों की शादी के लिए, तो उससे क्या होता था दोस्तों कि एबल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। यही कारण था कि जब लड़कियां पैदा होती थी ना तो उनको मार दिया जाता था, इस सोच में कि अब इनकी शादी में अच्छा खासा खर्चा होगा। अब जाहिर सी बात है, राजपूत राजा थे तो राजा के ही साथ इनकी शादी करेंगे। अब भाई जब शादियां होती थी तो दहेज में प्रोविंस वगैरह दिए जाते थे, हाथी घोड़े सब कुछ, नौकर चाकर सब कुछ दिए जाते थे। तो यही सारे एक्सपेंडिचर को कम किया इन्होंने, मतलब थोड़ी सी कोशिश की कि धीरे धीरे ये एवल प्रैक्टिस ताकि कम हो सके। तो यही एक रिफॉर्म है इनका बेहतरीन ढंग से। और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र की मैंने बातें कर ली। उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे लिखा है द रिमार्केबल प्रिंस रूल्ड जयपुर फॉर नियरली 44 ईयर्स फ्रॉम द 1699 टू 1743। ठीक है दोस्तों, तो यही है कि 44 साल तक रघुवर इन्होंने जो है जयपुर सिटी पे राज किया। जयपुर की बेसिकली स्थापना करने वाले यही हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब हम दोस्तों यहाँ पे जाट्स के बारे में देखेंगे। तो जाट की कंडीशन को समझते हुए आप देखोगे दोस्तों कि जाट बेसिकली जो थे ये एक एग्रीकल्चर कास्ट थी। एग्रीकल्चर कास्ट को समझने की कोशिश करो कि बेसिकली ये जो थे ना, वो आगरा और मथुरा वाले रीजन थे। ये जो आगरा और मथुरा वाला रीजन है ना दोस्तों, ये दिल्ली से सटा हुआ था। ठीक है, तो जब औरंगजेब भी था तो औरंगजेब के टाइम भी ऐसी बात नहीं है कि जाट्स के रिबेलियंस नहीं हुए थे। अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखी हैं। देखिए दोस्तों, कनेक्ट करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि जाट्स का रिबेलियन औरंगजेब के टाइम भी नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम भी जाट्स का रिबेलियन चल रहा था, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद ये जाट्स का रिबेलियन धीरे धीरे और मजबूत हो गया। इस वजह से होता गया क्योंकि जमींदार क्लास के जो इनको सपोर्ट मिलने लगा, जमींदारों का सपोर्ट मिलने लगा। और तो और देखोगे दोस्तों कि जो मुगलिया सल्तनत के बेसिकली लॉयल हुआ करते थे, बाद में वो भी इनके साथ जाके मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने लोग के लिए। तो ये भी कंडीशंस थी। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि लिखा है द जाट पीजेंटशिप अंडर द मथुरा रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द जाट जमींदार इन 1699 एंड देन अगेन द 1688। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जाट जमींदारों ने पहले 1659 में 1769 में विद्रोह किया, उसके बाद देखेंगे कि 1788 में विद्रोह हुआ। तो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि जो आपको मैंने बताया ना कि ये जमींदार के सपोर्ट की वजह से हो रहा था। और जमींदार के सपोर्ट के साथ साथ आप देखोगे कि जो मुगलिया कोर्ट में ट्रेचर हो जाते हैं, धोखाधड़ी करने लगते हैं अपने इन्फ्लुएंस के चलते, मतलब अपने दबदबा को मेंटेन करने के लिए, बाद में इनसे जाके हाथ मिला लेते हैं, तो उनको भी ये सपोर्ट मिलता है। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जाट के कंटेक्स्ट में बातें लिखी हैं कि द जाट स्टेट ऑफ द भरतपुर वाज सेटअप बाय द चूरामल एंड द बदन सिंह। तो जाट का जो स्टेट था ना, बेसिकली इसकी स्थापना करने वाले चूरामल जाट और बदन सिंह थे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद आप दोस्तों देखोगे कि यहाँ पे लिखा है द पावर रीच टू इट्स ग्लोरी अंडर द सूरजमल। जब सूरजमल का कार्यकाल आता है, जब वो जाट के राजा बनते हैं, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, हु रूल फ्रॉम द 1756 से लेकर 1763 तक, 1756 से लेकर 1763 तक बेसिकली इनका रूल था। इनके बारे में कहा जाता है कि ही वाज अ वेरी गुड एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोल्जर वाइज द स्टेट्समैनशिप। और इनके भी कार्यकाल में वही रेवेन्यू सिस्टम जो मुगलों का चला आ रहा था ना, वही इन्होंने भी किया था। एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि ये जो मुगल का रेवेन्यू वाला सिस्टम था ना, इतना एफिशिएंट था कि ये हिंदुस्तान की जगह जगह कोने में फैला था। ठीक है, चाहे आप देखोगे नीचे यहाँ पे केरला वाला साइड वाले में हर जगह मतलब मुगल का ही रेवेन्यू सिस्टम ही चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने भी इकोनॉमी के कलेक्शन के लिए अपना जो है मुगल का ही रेवेन्यू सिस्टम अपनाया। और साथ ही आप देखोगे कि
इनके बारे में एक हिस्टोरियन लिखता है कि इनकी जो स्किल्स थी ना, जो रेवेन्यू और सिविल अफेयर्स को मैनेज करने की, कोई ऐसा हिंदुस्तान में था नहीं असफ जाह बहादुर को छोड़ के जो इनको टक्कर दे सके, इनके मतलब काबिलियत की, इसके जो रेवेन्यू और सिविल अफेयर्स को मेंटेन करने की जो काबिलियत है ना, कोई ऐसा हिंदुस्तान में उस वक्त का शासक नहीं था जो टक्कर दे सकता था। तो बेसिकली यही यहाँ पे बातें लिखी हैं। तो ये देखोगे कि 1763 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जाट्स जो है बेसिकली डिक्लाइन कर जाता है, डिक्लाइन करता है पीटी जमींदार्स में, मतलब जमींदारों में बढ़ता है, जो कि बाद में आगे चल के लूटपाट करने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बंगश और पठान और रोहिलास के बारे में डिस्कस करेंगे। बंगश के बारे में, बंगश पठान बेसिकली समझिए दोस्तों कि ये ट्राइब थी, अफगानी ट्राइब थी। ये अफगानी एडवेंचर हुआ करते थे, एडवेंचरर मतलब हुआ करते थे, घूमने टहलने वाले थे। उसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने क्या करते हैं कि फर्रुखाबाद में अपनी एक स्थापना कर देते हैं, अपनी एक टेरिटरी बना देते हैं। फर्रुखाबाद बेसिकली आप देखोगे कि ये यूपी में है, यूपी में अलीगढ़ और कानपुर के बीच में पड़ता है। वहाँ पे देखोगे कि फारूक शियार का जब रीन चलता है ना, मतलब जब फारूक शियार का कार्यकाल चलता है मुगलिया दौर में, तो ये उसी टाइम था कि उसी टाइम ये अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जब दोस्तों आप देखोगे कि उसका क्या बोलते हैं, नादिर शाह का जब इन्वेजन होता है, तो नादिर शाह के इन्वेजन के टाइम इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इनके ब्रेकडाउन में आप देखोगे दोस्तों कि छोटी बात यहाँ पे लिखी है। तो छोटी बात में यही कहते हुए दोस्तों यहाँ पे बिपिन चंद्रा साहब बताते हैं कि अली मोहम्मद खान कार्व आउट द सेपरेट प्रिंसिपैलिटीज सच एज रोहिलखंड, अ फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस बिटवीन द गंगा इन साउथ एंड द कुमाऊं इन द नॉर्थ विद इट्स कैपिटल एट फर्स्ट एट द ओरल इन बरौली एंड देन सेकेंड इन रामपुर। तो बेसिकली आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया कि बाद में एक रोहिलखंड की जगह बनाई। रोहिलखंड की बेसिकली जो जगह थी ना, वो दो जगहों को बीच के काट के इन्होंने बनाई थी। तो जिसके बारे में ये बताते हैं कि बेसिकली ये क्या था कि सबसे पहले फुट हिल्स ऑफ द हिमालयंस बिटवीन द गंगा इन द साउथ एंड द कुमाऊं इज इन द नॉर्थ। कुमाऊं के पहाड़ बेसिकली आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। तो यही पे बात कर रहा है कि यूपी और उत्तराखंड के बीच का जो एरिया था ना, यही रोहिलखंड का एरिया कहलाया। आप देखोगे दोस्तों कि बाद में शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि अपनी कैपिटल जो है बरेली में बनाई, बरेली में अरोन में बनाई। ये बरेली आज के उत्तर प्रदेश में ही है, बरेली अरोन में बनाई। बाद में इसको रामपुर में स्थापित कर देते। रामपुर में भी आप देखोगे दोस्तों कि वहाँ के भी नवाबी कल्चर के बारे में अगर आप अभी यूट्यूब पे डालोगे ना या गूगल पे करोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको कुछ वहाँ पे नवाबों के बारे में, रामपुर के नवाबों के बारे में पता चलेगा। ये रामपुर आपको यूपी में ही मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही पे यहाँ पे बातें थी। बाद में देखोगे कि रोहिलास क्लैश्ड कॉन्स्टेंटली विद द अवध, दिल्ली एंड द जाट। तो बेसिकली इनका भी जो था क्लैशेस चल ही रहे थे कॉन्स्टेंटली, अवध और दिल्ली जाट के। अब चलता भी क्यों ना भाई, जाहिर सी बात है हर इंसान को अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करनी थी, हर इंसान को अपना अस्तित्व बनाना था। तो जाहिर सी बात है अगल बगल से लड़ते ही रहते। अगर इनके अंदर इतनी ही यूनिटी होती तो मुगल जब देखते डिक्लाइन करता, यही सोशल ऑर्डर इनकी जो थी कि हमारे ऊपर वही रहेगा, तो क्या खुद को स्टेट से अंपायर ना बनाते, जैसे मुगल ने अपने आप को अंपायर बनाया। आप देखोगे दोस्तों कि ये जो अंपायरशिप की जो कहानी है ना, मराठा जब पेशवाशिप में आता है, जब मराठा पेशवाशिप में आते हैं, बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बनते हैं, तभी ये मराठा स्टेट से अंपायर बनने लगता है। तो अगर ये दूरदृष्टि होती भाई, मराठा, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मराठा ही एक ऐसी कौम थी जिसने हिंदुस्तान में सबसे घूम घूम के हफ्ता वसूला है। इस चीज़ को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब तो दोस्तों अब यहाँ पे सिख स्टेट को देखते हुए हम ये देखेंगे और समझेंगे कि गुरु नानक जी ने 15वीं शताब्दी में सिख रिलीजन की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। ये सिख रिलीजन जो था उस टाइम के, देखिए दोस्तों कुछ बातें मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके करूँगा, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा फैमिलियर हूँ। चिंता न करिए, इतनी भी बियॉन्ड नहीं जाऊँगा कि आपको ना समझ में आए, समझाना मेरा काम है, ठीक है। इतना ज़रूर है दोस्तों कि एक बार नहीं तो दूसरी बार मेरे वीडियो को आप देखोगे ना या सुनोगे ना, तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो सिख रिलीजन था ना, उस टाइम का जो सोशल ऑर्डर था हिंदुओं के समय, उसको टैकल करने के लिए ही था। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, जो सोशल डिवीज़न था ना हिंदुओं में, दलित और ऑप्रेस क्लास दबाई जाती थी। एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि पीजेंट्री क्लास हर जगह दबाई गई है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो। मैंने पहले के भी लेक्चर में बताया सिख की पीजेंट्री क्लास कैसे दबाई गई, वो अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे ये जो सिख रहते हैं अपने आप को मिलिटराइज करते हैं, मिलिट्री में कन्वर्ट करने के बाद धीरे धीरे ज़मींदार और जागीरदार में कन्वर्ट होते हैं। नतीजा क्या होती है कि पीजेंट्री क्लास ऑप्रेस होने लगती है। तो आप देखोगे कि किसानों का शोषण हर जगह रहा है, चाहे उसका कोई कितना भी बड़ा हितैषी बन के उभरा हो, शोषण हर जगह रहा है। एक बार गद्दी आने के बाद, मलाई खाने के बाद चर्बी सबको चढ़ी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखेंगे कि ये बेसिकली सिख रिलीजन जो था वो जाट, पीजेंट्री और लोअर क्लास ऑफ द पंजाब में स्प्रेड कर रहा था, फैल रहा था। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि जब गुरु हरगोविंद सिंह कमान उठाते हैं सिखों की, गुरु नानक के बाद, तो सिख जो थे वो बेसिकली अपने आप को मिलिटराइज करने लगते हैं। अब मिलिटराइज समझने की कोशिश करोगे कि थोड़ा सा ये अपने आप को फाइटिंग कमेटी में बनाते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि जब सिख के जो लास्ट गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह बेसिकली खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा नहीं है ना, मैं बताता हूँ। गुरु गोविंद सिंह बेसिकली खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। खालसा पंथ की स्थापना इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि थोड़ा सा सिख को मिलिटराइज करते हैं। मिलिटराइज मतलब थोड़ा सा एक
ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इन द सेंस समझिए कि जैसे आज आपने सिखों को देखा होगा ना। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कोई सिख कम्युनिटी मुझे सुन रही हो, तो देखिए उतना मुझे डिटेल में नहीं पता है। अगर हो सकता हूँ मैं शब्द को गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना दोस्तों, हो सकता हो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो सिख होते हैं ना, एक छोटा सा चाकू टाइप का होता है जो अपने साइड में रखते हैं कहीं ट्रैवल करते टाइम, और आपने देखा होगा हर सिख के हाथ में कड़ा होता है। तो बेसिकली यही कुछ खालसा पंथ के रूल हुआ करते थे। तो जो सिख जो थे मिलिटराइज जब अपने आप को करते हैं ना, तो इसको ये फॉलो करते हैं। ये यहाँ पे नहीं है दोस्तों, जब आप और स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि खालसा पंथ जैसे नहीं कहते वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह, तो जो वाहे गुरु दा खालसा वर्ड है ना, वो यही है खालसा पंथ। तो दोस्तों आप देखोगे कि गुरु गोविंद सिंह ने किस तरीके से पॉलिटिकली और मिलिट्री फोर्स ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद आप देखोगे कि पॉलिटिकली और मिलिट्री फोर्स ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ देखोगे कि 1699 में कैसे इन्होंने अकबर की आर्मी के खिलाफ कैंपिंग छेड़ी। ठीक है, कैंपिंग छेड़ने के बाद आप देखोगे कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके मृत्यु के बाद जो गुरु शुक की जो कमान होती है ना, वो बेसिकली इनके शिष्य बंदा सिंह बहादुर में आ जाती है। बंदा सिंह बहादुर बेसिकली ये क्या थे कि ये भी कह सकते हो कि एक एबल एफिशिएंट थे लोगों को एकत्रित करने में। ये भी एकत्रित करते हैं जैसे कि पहले के लोग करते चले आ रहे थे। पीजेंट और लोअर क्लास ऑफ द पंजाब के लोगों को एकत्रित किया जाता है, जो कि एकत्रित करने के बाद ये अनइक्वल स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल बेसिकली इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि ये जो एकत्रित किए गए लोग थे ना, ये दिल्ली और लाहौर वाले सेक्शन से थे। क्यों? क्योंकि दिल्ली और लाहौर वाले सेक्शन में आप देखोगे कि जो मथुरा और आगरा वाला रीजन था ना, जाट वाला पीजेंट्री था, तो कुछ हद तक वहाँ के भी लोग कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा डीपली की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हद तक वहाँ के भी लोग कन्वर्ट हुए थे। तो फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर, दिल्ली से लाहौर तक के पीजेंट और ऑपरेस क्लास को लेके ये जो है मुगलों के साथ 8 साल तक लगभग स्ट्रगल करते हैं। बाद में देखेंगे कि 1715 में इनको कैप्चर कर लिया जाता है और बाद में इनकी जो है डेथ हो जाती है। मतलब नरसंहार ही समझिए, देखिए जिनोसाइड ही हुआ था, बाद में इनकी डेथ हो जाती है, मतलब इनको हत्या ही की जाती है दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे कि द अपर क्लास एंड द कास्ट ऑफ द पंजाब ज्वाइंट फोर्सेस अगेंस्ट द बंदा बहादुर सिंह फ्रॉम हिज चैंपियनशिप ऑफ द लोअर क्लास एंड द रूरल पीपल। आप देखोगे दोस्तों, एकता तो थी ही नहीं, सोशल डिवीज़न चला ही आ रहा था। अब उस टाइम लोअर क्लास ने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया था, तो चैलेंज किया तो अब आप समझ लीजिए कि पीजेंट्री क्लास ने चैलेंज किया, छोटी जाति के लोग, ऑपरेस क्लास, तो जाहिर सी बात है अपर क्लास के लिए तो मूँछों पे ताव देने वाली बात है, उनकी मूँछों को किसी ने ताव मतलब चैलेंज कर दिया, तो अपर क्लास ने मदद की मुगलों ने। वही बात है ना दोस्तों की अगर इतना ही एक होते तो आज जो करंट टाइम की कुछ हद तक कंडीशन है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि ब्रिटिश को भी मौका क्यों मिला भाई, इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा थी कि हम खुद ही इतने सोशल डिवीज़न में बटे थे कि कुछ हद तक उसका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया। यही कारण था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों का यही कहना था कि जो हिंदुस्तान इतने सारे सेक्शंस में, इतनी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ में बटा है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ में बटा है, भाषाओं में बटा है, प्रांतों में बटा है, वो कितने दिन तक अपना संविधान संभाल पाएगा, कितने दिन तक रहेगा, बाद में हमारे अधीन ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन थी। हालांकि दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, आज हमारी अनेकता में भी एकता है। तो ये तो हिंदुस्तान की समझ लीजिए सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन उस टाइम क्या था दोस्तों कि अपर क्लास ने जो है मदद की मुगलों की दबाने में। क्यों? क्योंकि भाई उनके लिए साख की बात थी, उनकी इज्जत की बात थी। उसके बाद आप देखोगे द इन्वेजन ऑफ द नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, द कंस्टिट्यूएंट डिसलोकेशन ऑफ द पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन गिव द सिख एन अपॉर्चुनिटी टू राइज। आप देखोगे कि बंदा बहादुर सिंह की मौत के बाद, डेथ के बाद, धीरे धीरे जब दिल्ली कमज़ोर होती है तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का जब अटैक होता है तो उसके बाद एक बार फिर मौका मिला पंजाब को उभरने का। इस उभरने में आप देखोगे दोस्तों कि 1765 और 1800 के बीच में पंजाब का जो है ये सिख जो रिलीजन रहते हैं, दे ब्रॉट द पंजाब एंड द जम्मू अंडर द कंट्रोल। तो पॉलिटिकल वैक्यूम के चलते ये जो सिख जो रहते हैं ये कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद देखोगे कि द सिख्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 मिसल और कॉन्फिडेंसीज विच ऑपरेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोविंसेस। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इस किताब में कुछ बातें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। कि याद रखना कि बंदा बहादुर सिंह के मरने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उसके बाद आप देखोगे कि बंदा बहादुर सिंह की जो है डेथ के बाद क्या कंडीशन क्रिएट होती है कि धीरे धीरे ये अपने आप को मिसल में डिवाइड कर लेते हैं। मिसल मतलब कॉन्फिडेंसीज मतलब समझने की कोशिश करिए कि अपने आप को भागा में बना देते हैं। भागा मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोविंस में भाग दे देते हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि इसी मिसल में से कई सारे मिसल के नाम थे। अब वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा दोस्तों, मतलब वो थोड़ा सा आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसी में से एक मिसल का नाम, मिसल इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि कह सकते हो क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मिलिट्राइज कर लिया। तो मिलिट्राइज में इन्होंने अपने आप को एज रेजिमेंट का नाम देना, जैसे गुरखा रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट में 1717 जाट रेजिमेंट। तो इस टाइप की जो रेजिमेंट्स के नाम आज हम देखते हैं ना, तो वही ये मिसल हुआ करते थे कि इन्होंने अपने आप को मिलिट्राइज कॉन्फिडेंसीज में बांटा। तो उसी एक कॉन्फिडेंसीज में एक शुक्रचल मिसल हुआ करता था। उसी में से
आप देखोगे कि राजा रणजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा। राजा रणजीत सिंह जो थे वो इसी शुक्ल मिसल के ही शुक्र चक्रिका जो मिसल थी इसी से उभरे थे। तो अब दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ना कि पीजेंट्री का हर जगह से ऑपरेसिंग हुआ है। तो आप देखोगे कि बाद में यही सिख जो रहते हैं, यही जो कमांडर बनते हैं, यही जो कॉन्फिडेंसीज होती है, ये अपने चीफ को इलेक्ट करते थे, अपने ऑफिसर्स को इलेक्ट करते थे और बेसिकली ये डेमोक्रेटिक होते थे। किसी के डोमेन में किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। बाद में देखेंगे कि अपने आप को ये पावरफुल फ्यूडल चीफ बना लेते हैं और ज़मींदार डोमिनेटेड थे। नतीजा क्या होता है कि पीजेंट्री क्लास ऑपरेस होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे द पंजाब अंडर द रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह की जो मैंने आपको बात बताया ना कि रंजीत सिंह बेसिकली जो थे वो शुक्र चक्रिका मिसल के थे। इस रेजिमेंट के मतलब समझिए, रेजिमेंट मतलब एक मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, शुक्र चक्रिका मिसल के थे। ये बेसिकली उसके चीफ हुआ करते थे। आप देखे हुए दोस्तों कि अ स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस सोल्जर्स एंड द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्किलफुल डिप्लोमेट ही वॉज बॉर्न टू बी, मतलब इनका जन्म ही समझ लीजिए शासन करने के लिए हुआ था। इनके बारे में बिपिन चंद्रा साहब लिखते हैं कि ही वॉज अ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत अच्छे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक डिप्लोमेट थे। अब डिप्लोमेट तो थे ही दोस्तों, ये समझने की कोशिश करिए कि डिप्लोमेटिक सेंस में आप कैसे कह सकते हो कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इनकी फाइट हुई ना, तो आप देखोगे कि आपको आगे मैं बताऊंगा कि ब्रिटिश के साथ ट्रीटी कर लेते हैं, अपने उसको क्या कहते हैं कि अपने पंजाब स्टेट को बचाने के लिए ये ट्रीटी कर लेते हैं। हालांकि इनकी जो आर्मी थी ना वो उस वक्त इतनी एफिशिएंट या इतनी बराबर नहीं थी ब्रिटिश के, वो फाइट कर सके। यही कारण था कि आप देखोगे कि ब्रिटिश के साथ ये समझौता करते हैं। इस समझौता को दोस्तों बेसिकली ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोला जाता है। ये इस किताब में नहीं लिखा है दोस्तों, पर मैं आपको बताता हूँ। इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोला जाता है। ये बेसिकली 1809 में साइन हुई थी और ये जो साइन करने वाले थे ना, ये बेसिकली चार्ल्स टी मैटक्लेफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में साइन हुई थी। तो ये दोस्तों मैंने थोड़ा सा आपको हाई ऑर्डर बात कर दी। अब यहाँ पे जो किताब में लिखा है दोस्तों वो मैं बताता हूँ कि ही कंक्यूर्ड लाहौर इन 1799 एंड अमृतसर इन द 1802। आप देखोगे कि 1799 में इन्होंने लाहौर को कब्जा किया। लाहौर को कब्जा करने के बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे अमृतसर को कब्जा किया 1802 में। उसके बाद आप देखोगे कि सतलुज नदी पे इन्होंने जो है अपना पूरा मतलब डोमेन्स बनाने के साथ साथ वहीं पे इन्होंने जो है अपना एक ओन किंगडम खुद का बनाया। उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये बढ़ते चले जाते हैं, पंजाब से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, कश्मीर, पेशवार, मुल्तान। ये जो मुल्तान और बेशरी पेशवार जो है आज ये आपको पाकिस्तान वाली रीजन में मिलेगा। आप देखेंगे कि मुल्तान, पेशवार और कश्मीर पे ये कुछ हद तक अपना डोमिनेंस कर लेते हैं। बाद में देखोगे दोस्तों कि धीरे धीरे इन्होंने भी कोई चेंजेस नहीं किए। अपनी मुगल सिस्टम मतलब जो रेवेन्यू इनका सिस्टम था ना वही मुगल के आधार पर ही चल रहा था। आपको मैंने बताया ना कि जो रेवेन्यू सिस्टम था ना वो अधिकतर हर देश में, देश के हर कोने कोने में वही मुगल वाला सिस्टम चल रहा था। तो क्या था सीन दोस्तों कि आप अब रंजीत सिंह अब बिल्ड अ पावरफुल डिसिप्लिन्ड वेल इक्विप्ड आर्मी अलॉन्ग द यूरोपियन लाइन्स विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन स्ट्रक्चर। तो इनकी आर्मी के बारे में बेसिकली दोस्तों लिखा है कि इनकी आर्मी में क्या था दोस्तों कि एक पावरफुल डिसिप्लिन्ड और वेल इक्विप्ड आर्मी होती थी। यूरोपियन स्ट्रक्चर की मदद से इन्होंने एक पावरफुल और वेल डिसिप्लिन आर्मी बनाई थी। इन्होंने बेसिकली देखोगे कि ज़रूरी नहीं था कि ये सिख थे तो टॉलरेंस ना हो और धर्म के प्रति। इन्होंने आप देखेंगे कि जैसे और सारे लोग उस टाइम कर रहे थे, अपनी आर्मी में हिंदुओं को मौका दे रहे थे, बंगालियों को मौका दे रहे थे, सबको दे रहे थे, तो इनके टाइम भी देखोगे कि इन्होंने भी गुरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरास और पंजाबी मुसलमानों को भी अपनी आर्मी में जगह दी। और आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने नए नए तोपखाने फैक्ट्रीज लाहौर में लगाए। और उसके बाद आप देखोगे कि इनके जो फौज में मुस्लिम गनर्स डिप्लॉय हुए। मुस्लिम गनर्स एक लीडर रोल हुआ करते थे गोलीबारी चलाने में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखोगे कि ऐसा लिखा है, बिपिन चंद्रा सर बताते हैं कि ब्रिटिश आर्मी के बाद दूसरी सबसे बड़ी एशिया की आर्मी जो थी वो कोई थी तो राजा रंजीत सिंह की थी। तो आप देखोगे कि इनके टॉलरेंस के बारे में यहाँ पे बातें लिखी हैं कि टॉलरेंस के बारे में कि इनके जो ट्रस्टेड मिनिस्टर थे ना उनका नाम था फ़कीर अजुद्दीन। फ़कीर अजुद्दीन मुस्लिम थे और इसी से आप समझ सकते हो कि काफ़ी टॉलरेंस हद तक थे। ज़रूरी नहीं था कि सिख थे तो इनके जो है कन्फाइंड जो होंगे वो सिख ही होंगे। इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी जो थे वो दीवान दीनानाथ थे। तो हिंदू को भी जगह दी अच्छी जगह पे, मुस्लिम को भी एक हाई अथॉरिटी दी। तो इसी से आप देखोगे कि धीरे धीरे नॉट एक्सक्लूसिव फॉर द सिक्स बेनिफिट्स, ये सबके लिए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखोगे कि इन फैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पंजाब एज अ स्टेट अंडर द रंजीत सिंह वॉज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अदर इंडियन स्टेट। तो वही कंडीशन है जो मैंने आपको ऑपरेस क्लास के बारे में बताया। जो चीफ पीजेंट्स होते थे, सिख पीजेंट्स होते थे, वॉज ऑपरेस्ड बाय द सिख चीफ। हिंदू मुसलमान मतलब दोनों टाइप के, हर टाइप के दबाए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दबाया गया हो। ठीक है, उसमें सिख भी आते थे, हिंदू भी आते थे, मुस्लिम्स भी आते थे। अगर सिख चीफ बनाया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिख को छोड़ देगा, सिख पीजेंट्री को छोड़ देगा और सबको छोड़ देगा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को दबाया। इनफैक्ट सब दबाए गए हैं। जो हर उस टाइम की स्टेट की कंडीशन थी ना हिंदुस्तान में, वही सब की थी। तो अब दोस्तों जो बात मैंने आपको बता दी थी कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, आप देखोगे कि 1809 में क्या था कि
जब ये ब्रिटिश को सतलुज नदी क्रॉस करने से मना कर देते हैं तो इनके बीच में, ब्रिटिश के बीच में फ़ाइट होने लगती है। बाद में आप देखोगे कि होता क्या है दोस्तों, कि बाद में इनको रियलाइज़ हो जाता है कि इनकी जो मिलिट्री है ना ताकत, वो कुछ हद तक उतनी कह सकते हो कि ब्रिटिश को टक्कर देने लायक नहीं हो सकता हो, कि कम रहे हों ट्रूप्स इनके उसमें आर्मी में। तो यही कारण है कि डिप्लोमेटिक स्किल के चलते बाद में ये समझौता कर लेते हैं। लेकिन फिर बाद में समझौता करने के बाद आप देखोगे कि भले इन्होंने कुछ टाइम के लिए अपने मिलिट्री को सेफ गार्ड कर लिया, उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या कंडीशन आती है कि इनके भी स्टेट में वही इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा था किंगडम में सक्सेसर को लेके। अब फिर नतीजा क्या होता है, ब्रिटिश ने तो फ़ायदा उठाया ही है, शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। फिर ब्रिटिश ने फ़ायदा उठाया, इस स्टेट का भी अस्तित्व खत्म हुआ। तो अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। अब इसके बाद जो हमारा दोस्तों आएगा वो एक अकेला पार्ट आएगा, द राइज एंड द फॉल ऑफ द मराठा पावर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा। बेसिकली इस वीडियो को मैं जितना डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतना करूँगा। ठीक है दोस्तों।